आपके और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। लास्ट क्लास में हम न्यूक्लियर फिजिक्स में टॉपिक डिस्कस किया था कि किस किस तरीके से हम चलेंगे। पहले हम बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियर मॉडल्स पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, कैसे कौन सी स्थिति में रिएक्शंस होंगे, कैसे डिकेज होंगे, ये सब स्थितियां हमने देखी थी, कौन कौन से चैनल के थ्रू हम चलेंगे। उसके बाद हमने बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किया है, तो हम बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ पे ही पहुंचते हैं। बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़। अब बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ पर हम जाते हैं और बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन करेंगे। देखो किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा न्यूक्लियस की स्थिति। क्या डिफाइन करनी होगी? न्यूक्लियस है क्या, व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को देखो डिफाइन करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कैसे डिफाइन करेंगे न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, ये हमें पता चल चुका है। क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है ये हमने बताया था इनिशियली कि फिजिक्स के तीन हिस्से हैं। जो हिस्सा दिखाई देता है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जो हिस्सा दिखाई नहीं देता वो क्वांटम या मॉडर्न फिजिक्स है। तो क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियस आता है क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है। 10⁻⁻15 मीटर बहुत छोटा होता है, इसलिए ये दिखाई नहीं देता। तो ये साइज दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम क्या कहेंगे कि अगर साइज दिखाई नहीं देता तो एक ऐसा सिस्टम है जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होगा। तो न्यूक्लियस को हम ये कह सकते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। यह कैरेक्टराइज किया जाता है एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर। अगर ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर कैरेक्टराइज किया जाता है तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की कुछ स्थितियां हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम क्या कहता है कि यह डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज रखेगा। क्या रखेगा? डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज। न्यूक्लियस इज ए क्वांटम मैकेनिकल निकल system which has discrete energy values, जिसके बहुत बहुत डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज होंगी। डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज का मीन्स क्या होता है? अलग अलग ऊर्जा स्तर होंगे उसके। अलग अलग ऊर्जा स्तरों को जब हम डिफाइन करेंगे तो एनर्जी these discrete energy level discrete energy levels these discrete energy levels have parity and spin. So firstly we will decide what is parity. Parity है क्या, किसे कहेंगे हम parity? तो parity के लिए हम एक कंडीशन डिफाइन करने वाले हैं। देखिएगा, nucleus is a quantum mechanical system which has discrete energy values. The discrete energy values have same parity and spin, and parity and spin represented by, and it is represented
and its represent parity and spin and its represent JP value. J represented by parity, P represented by parity and J represented by spin. देखो हमने स्पिन एंगुलर कंजर्वेशन लॉ में हमने ये देखा था कि J इज इक्वल्स टू एस होता है, J इज इक्वल्स टू एल प्लस एस होता था, लेकिन हम वहां पे ये एक्सप्लेन करते थे कि हर न्यूक्लियस के एल, ये एल का जो मान है वो जीरो होगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का मान जीरो होगा। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का मान जीरो होगा, इसका मतलब उसमें स्पिन क्वांटम नंबर का मान होगा। स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो जे एस के इक्वल होता था। तो स्पिन जो होती थी उसे तो रिप्रेजेंट करते थे हम जे से, और पैरिटी को रिप्रेजेंट करते थे हम पी से। पैरिटी का मिरर सिग्निफिकेंस, मिरर इमेज जो बनता है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता था। तो पैरिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब ये सब चीजें हम पहले पार्टिकल फिजिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली स्थिति में रिप्रेजेंटेशन किस तरह का होगा वो देखते जाइएगा। न्यूक्लियस इज ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। नाभिक एक क्वांटम यांत्रिकीय निकाय है। कैसा निकाय है? जो रखता है, क्या रखता है? अलग अलग ऊर्जा स्तर रखता है, अलग अलग ऊर्जा स्तर रखेगा। और वह ऊर्जा स्तर क्या करेंगे? एनर्जी लेवल रखेंगे जो पैरिटी तथा स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं, और यह रिप्रेजेंटेशन जेपी वैल्यू की फॉर्म में रखा जाएगा। मान लो किस तरीके से रखा जाएगा उसकी बात और कर लेते हैं। हमने मान लिया कि ये एक एनर्जी लेवल है, मान लिया ये एक एनर्जी लेवल है। एक एनर्जी लेवल ये है, दूसरा एनर्जी लेवल ये है, तीसरा एनर्जी लेवल ये है, चौथा एनर्जी लेवल ये है, पांचवा एनर्जी लेवल ये है, इसी तरह से छठा एनर्जी लेवल ये है। अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं, और इन ऊर्जा स्तरों में क्या करेंगे? मान लो ये ऊर्जा स्तर है, पहला ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा है, जिसकी ऊर्जा कैसी होगी? जिसकी ऊर्जा होगी E1, दूसरे की ऊर्जा स्तर की E2, तीसरे की E3, इसी तरीके से अप टू सोन। आईवा ऊर्जा स्तर मान लिया मैंने कि लास्ट आखिरी ऊर्जा स्तर जो है वो आईवा ऊर्जा स्तर है। आईवा ऊर्जा स्तर की ऊर्जा EI मान ली। अब इसमें जो पैरिटी और स्पिन की वैल्यू होगी, पहले ऊर्जा स्तर की पैरिटी होगी, स्पिन होगी J1 और पैरिटी होगी P1। इसी तरह से इसकी होगी J2 P2, इसी तरह से इसकी होगी J3 P3, इसी तरह से अप टू सोन इसमें चलते जाएंगे। तो आखिरी वाले की होगी JI, आखिरी वाले की होगी JI PI। तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का मतलब ऊर्जा स्तर अलग अलग दिखाई देंगे। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का मतलब होता है ऊर्जा स्तर अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे परमाणु के ऊर्जा स्तर में भी तो अलग अलग कक्षाएं दिखाई देती थी, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा, के कक्षा, के एल एम एन कक्षाएं होती थी, वो सभी अलग अलग दिखाई देती थी। ठीक नाभिक के लिए भी यही कहा गया कि नाभिक के अंदर भी कक्षाएं होती हैं, और वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों को रिप्रेजेंट करती है, जो कि नाभिकीय ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, जिनमें जिन्हें जेपी वैल्यू के आधार पर पैरिटी और स्पिन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये तो हुई बेसिक न्यूक्लियस की बात। अब न्यूक्लियस की बात में यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जिस तरह से एटम की बात करते थे हम, एटम की क्या बात करते थे? हम एटम की बात करते थे कि एटम का ये परमाणु है, ये कोई एटम है, इस एटम की ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। मान लो इनकी सेल्स की सब सेल है, पहली सेल है 1s, मान लो ये कक्षा है 1s, ये कक्षा है 2s, ये कक्षा है 2p, ये कक्षा है 2s और 2p, इसी तरह से ये है 3s, 3p, 3d, ऐसे ये कक्षा है 4s, 4p, 4d, 4f,
ये पहली कक्षा है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी कक्षा है। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं ये हमारे पास। अब इसके अंदर है न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये तो न्यूक्लियस है, दिस वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब बात करते हैं, ये एटम था, क्या था ये? एटम था। अब मुझे आप ये बताओ कि एटम के अंदर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी तो रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। एटम की जो सेल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि यहाँ पे इस पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे और सबसे पहले इस पूरे परमाणु के अंदर सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आएगा वो 1s कक्षा में भरा जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा। दूसरा भी इसी में, क्योंकि s में 2 भरे जा सकते हैं अधिकतम, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में भरा जाएगा। फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी तो तीसरे के लिए इसमें तो जगह बची नहीं, फिर वो इससे बाहर वाले में जाएगा। तो नाभिक के सबसे समीपस्थ सेल जो होती है, सबसे पास वाली सेल, नेबरहुड सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैज फिल इनिशियली इन द एटम। एटम के अंदर सबसे पहले फिल की जाती है, वो फिल की जाती है। अब सबसे पहले ये फिल की जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे। ठीक वैसा ही न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। ये ऊर्जा स्तर ही तो, ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, ये सब एनर्जी लेवल्स ही हैं, ये एटम के हैं। और हम किसके पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं किसके? न्यूक्लियस के। हम न्यूक्लियस के लिए पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लियस के जो एनर्जी लेवल होंगे, एटम के एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे, तो बताओ न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल में कौन भरा जाएगा? न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल में वही तो भरे जाएंगे जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो सबसे पहले किस में भरे जाएंगे? सबसे पहले तो उसी में भरे जाएंगे जो सबसे पहले आएगा। देखो एटम में क्या था, एटम में जो न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले था उसी में सबसे पहले भरे गए थे, उसके बाद पास वाले में भरे गए थे। ठीक वैसी स्थिति यहाँ भी होगी, सबसे पहले भरे जाएंगे किसमें? E1 एनर्जी लेवल में, दूसरा E2 एनर्जी लेवल में, बाद में E3 एनर्जी लेवल में। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थितियां भरी जा सकती हैं, लेकिन न्यूक्लियस है इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरा नहीं जाएगा। क्यों नहीं भरा जाएगा अभी देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर E1, E2, E3, E4 अप टू सोन EI ऊर्जा स्तरों के अंदर जब हम ये स्थिति देखते हैं कि इन ऊर्जा स्तरों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भरे जाएंगे, तो सबसे पहले क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम क्या कहता है? क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम ये कहता है कि जो सबसे मिनिमम एनर्जी की कंडीशन या सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर होगा उसमें सबसे पहले भरे जाने की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, या सबसे अधिक भरे जाने की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। तो इस स्थिति में प्रोबेबिलिटी को जब हम डिफाइन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक किस ऊर्जा स्तर की होगी? E1 ऊर्जा स्तर की होगी। ठीक, इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी बचेगी वो E2 ऊर्जा स्तर की होगी। जब ये पूरा भर चुका होगा उसके बाद भी अगर कोई शेष प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रहता है तो वो E2 ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा। बाद में जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो ये ध्यान रखना है हमें। पहली कंडीशन यही है कि न्यूक्लियस के अंदर जब एनर्जी लेवल फिल करेंगे, तो न्यूक्लियस के अंदर जब एनर्जी लेवल हम फिल करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फिल करने की स्थिति जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ कम होती जाती है, यानी ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है फिल करने की, ग्राउंड स्टेट प्रोबेबिलिटी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नोट लगा लीजिएगा, ये ग्राउंड स्टेट probability will be maximum after that पार्टिकल फिल। पार्टिकल किस में फिल होंगे बाद में? पार्टिकल फिल
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि सबसे पहले किस में भरे जाएंगे, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट के अंदर भरे जाएंगे, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। तो मैक्सिमम प्रोबेबल कंडीशन जो होगी फिल करने की वो किस में होगी, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट फिल हो जाता है, उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भरे जाएंगे। अगली बात हम करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट स्थिति के बारे में आप ये ध्यान रखोगे कि यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो है वो सभी के सभी उपयोगी होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को फॉलो करती है। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, न्यूक्लियर फिजिक्स फॉलोज क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। न्यूक्लियर फिजिक्स किसको फॉलो करता है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को फॉलो करता है। अगर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को फॉलो करता है तो देन each and every quantum laws applied in nuclear physics, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो नाभिकीय भौतिकी के अंदर अगर नाभिकीय भौतिकी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को फॉलो करती है तो प्रत्येक क्वांटम मैकेनिकल, हर क्वांटम निकाय या क्वांटम नियम जो हैं वो नाभिकीय भौतिकी पर भी अप्लाई किए जा सकेंगे। ये दो इम्पोर्टेंट नोट हैं, दोनों आपको ध्यान रहने चाहिए। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की। किसकी बात करेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक के घटक क्या है, नाभिक के घटक क्या है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद हम कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के घटक किसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम, सबसे पहले से ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के अंदर जाता हूँ न्यूक्लियस की। मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, थोड़ा सा सुनिएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आपको ये बताया था डोल्टन मॉडल एटम के लिए क्या कहता है। एटम के लिए डोल्टन मॉडल ये कहता है कि एटम इज ए होलो स्फीयर एंड इट इज नॉट डिविजिबल एनी अदर एलिमेंट्री पार्टिकल। परमाणु एक खोखला गोला है। परमाणु क्या है, एक खोखला गोला है। अरे खोखला ही तो बताया था एटम, डोल्टन ने सबसे पहले 1808 में जब बताया था तो परमाणु को ये कहा था इट इज ए होलो स्फीयर, ये एक खोखला गोला है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो उसके अंदर डिवाइड कैसे करोगे, तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। तो परमाणु एक खोखला गोला है ये बताया सबसे पहले जॉन डोल्टन ने 1808 में। लेकिन 1808 के बाद 1897 में जे जे थॉमसन आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं इसके अंदर कुछ तो है, और वो जो कुछ भी है
वो इस तरीके से है जैसे तरबूज के अंदर तरबूज के बीज हैं। तो तरबूज के अंदर तरबूज के बीज तो हो सकते हैं, सेंटर पे भी हो सकते हैं, सेंटर के अलावा भी किसी पॉइंट पर पॉसिबल हो सकते हैं। अब ये स्थिति यहाँ तक की बताई किन्होंने, यहाँ तक की स्थिति किन्होंने बताई, यहाँ तक की स्थिति बताने वाले थे जे थॉमसन। अरे ध्यान रखा करो, ये जे थॉमसन ने बताया सबसे पहले कि परमाणु खोखला नहीं है। उससे पहले डोल्टन ने यह बताया कि परमाणु कोई चीज है जो खोखली गोले की तरह है, उसके अंदर कुछ नहीं है। थॉमसन ने यह बताया नहीं है तो खोखला गोला ही, लेकिन उसके अंदर कुछ तो है और वो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। बाद में रदरफोर्ड आता है। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर रदरफोर्ड ने क्या कहा कि नहीं साहब, अंदर जो सेंटर है, क्या है, अंदर जो सेंटर हिस्सा है, उस सेंटर हिस्से पे तो पॉजिटिव चार्ज है और बाकी सब जगह हो सकता है कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। और वो नेगेटिव चार्ज भी ऐसे बिखरा हुआ नहीं है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट कक्षाएं होंगी और उन कक्षाओं में वो चक्कर लगाता रहता है। और वो चक्कर लगाते 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 जैसे जैसे वो चक्कर लगाता जाएगा उसकी ऊर्जा खत्म होती जाएगी। मान लो मैं इस पेन के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दूं, तो जब तक मेरे अंदर एनर्जी रहेगी तब तक तो मैं उसी कक्षा में चक्कर लगाना शुरू रखूंगा। जैसे ही मेरी एनर्जी कम होती जाएगी मैं चक्कर छोटा करना चाहूंगा, क्योंकि अब ऊर्जा मेरे में कम है। तो अपन क्या करेंगे कि चक्कर छोटा लगाएंगे। अब और ऊर्जा खत्म हो गई तो और छोटा चक्कर लगाना चाहेंगे, और छोटा चक्कर लगाना चाहेंगे, और आखिरी में क्या होगा कि चक्कर लगाते लगाते सेंटर में गिर जाएंगे। तो यहाँ ठीक वैसा ही रदरफोर्ड ने भी बताया कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते लगाते क्या करता है, नाभिक में गिर जाता है। नाभिक में गिर जाता है से मतलब क्या है, नाभिक में पहले से ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन तो था ही, प्रोटॉन तो पहले से ही है, प्रोटॉन नाभिक के अंदर पहले से ही है। अब इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते लगाते कहां गिर गया, नाभिक के अंदर गिर गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नाभिक के अंदर पहले से ही क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। किसने बताया, ये किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक है, नाभिक के अंदर गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने मिलकर ये बताया, उसे प्रोटॉन नाम दिया। ये सब कहानी हमें पता है पहले से ही, प्रोटॉन पता था नाभिक के अंदर था। रदरफोर्ड ने ये और बताया कि चक्कर लगाते लगाते इलेक्ट्रॉन भी नाभिक में गिर जाता है। तो बताओ, आप मुझे ये बताओ, क्या नाभिक में ये घटक नहीं हुए क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यही तो हुए। लेकिन आज के समय में आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा या फिर और कहीं पढ़ा होगा, आप ये पढ़ते आ रहे हो पिछले कुछ समय से, क्या पढ़ते आ रहे हो कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन प्रोटॉन के साथ ही साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। जेम्स चैडविक ने 1932 में 1932 में जेम्स चैडविक ने यह बताया कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और एग्जिस्ट करेगा। ये थ्योरी उन्होंने बताई 1932 में। और ये स्थिति किसके लिए बताई, ये भी तो नाभिक के लिए ही बताई, न्यूक्लियस के लिए ही बताई। अब सिचुएशन 2 है, देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं रिसेंटली, आजकल क्या पढ़ते हैं, आजकल हम पढ़ते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या पढ़ाया जाता था, उससे पहले यह भी पढ़ाया जाता था कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट करते हैं। 1932 से पहले तक, जब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था, उससे पहले तक एक थ्योरी चला करती थी कि न्यूक्लियस के घटक क्या हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। न्यूक्लियस के घटक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के घटक होंगे तो इस स्थिति को पहले तो हम ये करते हैं कि 1932 से पहले की बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम 1932 के बाद की, जब से न्यूट्रॉन आ गया। तो न्यूट्रॉन आने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्लेस हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह पाया इस थ्योरी के अंदर। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी क्या, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी क्या है। तो पहले हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी जो आजकल चल रही है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो पहले एग्जिस्ट करती थी उसके बारे में डिटेल में अब पढ़ने जा रहे हैं। तो नाभिक के घटकों के लिए सबसे
नाभिक के घटकों के लिए सबसे पहली बात हम क्या बोलने वाले हैं कि नाभिक के आजकल जो घटक होते हैं उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ सिंबल्स से। जहां सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स को मैं लिखूंगा जेड अक्स ए। जहां जेड तो क्या है, जेड अक्स ए। जहां जेड तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अक्स क्या है, नाभिक खुद है, कौन से परमाणु का नाभिक है, कौन से एटम का न्यूक्लियस है, वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी अक्स वैल्यू को। और ए जो है वो रिप्रेजेंट क्या क्या करेगा उसे भी देख लेते हैं। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है अभी, तो पहले क्या करता था वो सब बाद में करेंगे। अभी देखो, अभी आजकल न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जेड अक्स ए। कुछ बुक्स में इसे ऐसा भी लिखते हैं, कुछ बुक्स वाले क्या लिखते हैं, इसे ऐसा भी लिखते हैं जेड अक्स ए, जेड अक्स ए भी लिख देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ये जो जेड अक्स ए न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस। नाभिक को जब हम तोड़ेंगे तो वो घटकों में वियोजित होगा। अब वो कैसे कैसे घटकों में वियोजित होता है, देखो यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन थे, तो न्यूक्लियस में जेड तो होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन, जेड तो प्रोटॉन है, प्लस ए क्या है, ए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग होता है। लेकिन अगर हम ए माइनस जेड की बात करें तो ए माइनस जेड होंगे इसमें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो याद रखेंगे, ये हम 12th क्लास तक बहुत पढ़ चुके हैं पहले भी, और केमिस्ट्री में भी आप बहुत बार इसे डिफाइन कर चुके हो। जेड प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस जेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स को या न्यूट्रॉन्स को डिफाइन करेगा, न्यूट्रॉन को डिफाइन करेगा। देखो न्यूक्लियॉन्स तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन को डिफाइन करेगा ये स्पेशली ए माइनस जेड न्यूट्रॉन। अब ए माइनस जेड को अगर न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है तो देखो जेड प्रोटॉन है, प्रोटॉन था, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है। ये आज के सिस्टम का न्यूक्लियस है। ये क्या है, रिसेंट न्यूक्लियस आफ्टर 1932, आफ्टर 1932 ये सिचुएशन चली आ रही है। अब बिफोर 1932 क्या होता था ये और देख लेते हैं। बिफोर 1932 बिफोर 1932 क्या सिचुएशन होती थी उसकी और बात करते हैं हम। बिफोर 1932 क्या होती थी कि नाभिक में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले, न्यूट्रॉन तो डिस्कवरी नहीं हुआ था 1932 से पहले, तो 1932 से पहले न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं। तो अगर न्यूट्रॉन नहीं होगा तो इसकी जगह होगा कौन, तो देखो प्रोटॉन तो पहले से ही था, रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने ये और बताया था कि इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते लगाते उसी में गिर जाता है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन और होंगे। तो अब बात करते हैं उस सिस्टम की कि उस समय क्या था। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी 1932 से पहले हुआ करती थी। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है कि नाभिक जो है जेड अक्स ए, जेड अक्स ए न्यूक्लियस, नाभिक है, न्यूक्लियस है, ये जब ब्रेक होगा तो ये किस किस में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ए तो होंगे प्रोटॉन्स, ए तो क्या होंगे, प्रोटॉन्स, ए तो होंगे प्रोटॉन्स, और ए प्रोटॉन्स के साथ ही ए माइनस जेड क्या होंगे, ए माइनस जेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ए माइनस जेड तो इलेक्ट्रॉन होंगे और ए होगा कितना, प्रोटॉन। ए प्रोटॉन और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये स्थिति थी, ये सिचुएशंस थी। अब इसमें साथ ही उस समय रदरफोर्ड ने ये और बोला था, नील्स बोहर ने भी ये बात का खंडन किया था कि जो परमाणु है वो उदासीन होना चाहिए। ये डोल्टन ने भी बताया था कि परमाणु एटम ऑलवेज शुड बी
न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहना चाहिए। तो देखो यहाँ से प्रोटॉन है, ए प्रोटॉन, अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो देखो ए को इलेक्ट्रॉन से गुणा करेंगे तो ए इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, प्रोटॉन ए इलेक्ट्रॉन से, और जेड इलेक्ट्रॉन, जेड और ए की स्थिति, प्रोटॉन जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी नाभिक के अंदर और किसी भी परमाणु के अंदर, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जाएंगे, इक्वल हैं, लेकिन फिर भी ए इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो ए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे या किस तरह की स्थिति में होंगे, अगर हम उस स्थिति को क्लियर कर देते हैं तो यहाँ से हम क्या ये कह सकते हैं क्या कि जेड इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके अलावा भी, इसके अलावा भी कुछ और जोड़ दें, अगर हम यहाँ क्या जोड़ दें वो देख लो, इसके अलावा भी हम ये कह दें कि जेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते रहते हैं एटम के चारों ओर, यानी ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जो एटम के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे थे वो सभी के सभी नाभिक के अंदर गिर गए, उसमें से मान लो पहली बार पहला गिरा होगा तब तो बाकी तो चक्कर लगा ही रहे हैं, तो वो जेड इलेक्ट्रॉन होंगे सर्कुलेटिंग, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग, सर्कुलेटिंग चक्कर लगा रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं इन एटॉमिक सेल, इन एटॉमिक सेल, एटॉमिक सेल के अंदर क्या हो रहा है, ये चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या होगा, एटम न्यूट्रल होना था तो जेड इलेक्ट्रॉन और प्लस का जेड इलेक्ट्रॉन और माइनस का जेड इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे, तो क्या ये न्यूट्रल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, सारी की सारी सिचुएशंस। इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये सारी कंडीशंस क्या कहती हैं, ये सारी कंडीशन हमें ये कहती है कि एटम, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल, उदासीन होता है। परमाणु कैसा होना चाहिए, उदासीन प्रकृति का होना चाहिए। अगर ये उदासीन प्रकृति का होगा तो अब हम आगे बात करेंगे। अब आगे क्या बात करनी है वो देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ना, परमाणु क्या कहता है कि उदासीन होना ही चाहिए, यहाँ से उदासीन हुआ क्या, जेड इलेक्ट्रॉन से जेड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कट गया, ये माइनस का था ये प्लस का था, कैंसिल हो गया, लेकिन क्या ए इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन कटे, नहीं कटे, ये तो जुड़ गए, तो उदासीन कहाँ हुआ, उदासीन होने की स्थिति बनी नहीं, तो यहाँ से ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी तो क्या हो गई, फेल हो गई। अब इसके फेल होने के कारण क्या क्या रहे, वो कारणों पे जाते हैं। वहां उन कारणों से क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की स्थितियां पूछी जाती हैं, तो सब वन बाय वन हम इसके क्या करते जाते हैं, कारण लेते जाते हैं, किस किस तरह का कारण रहे होंगे। तो पहला कारण लेते हैं, देखो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, यहां तक तो रह ही रहा था। देखो 1932 से पहले के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रह रहे थे, 1932 के बाद नहीं रह रहे, इसका मतलब 1932 के पहले ऐसा कुछ था जो बाद में नहीं था, और बाद में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था, तो क्या था वो था न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से ये देखा गया कि कौन सा नहीं पाया जाएगा, तो प्रोटॉन तो दोनों जगह है, न्यूट्रॉन नहीं था वहां, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हटा होगा अपनी जगह से, इलेक्ट्रॉन हटा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व खत्म हुआ होगा नाभिक के अंदर से, तो अस्तित्व खत्म होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का अनअस्तित्व है, अनअस्तित्व है नाभिक के अंदर, अनअस्तित्व का मतलब नाभिक के अंदर नहीं रह सकता। तो हम ये देख लेते हैं, अगला टॉपिक है अपना नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का
अनअस्तित्व। देखो 1932 से पहले नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अनअस्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। नाभिक के अंदर एग्जिस्टेंस क्यों नहीं कर पाता न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर क्यों नहीं एग्जिस्ट कर पाता, उसको खोजने के कारण देखे गए। तो जब कारण पता चले तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला कारण पता चला हमें। पहला कारण क्या था? सबसे पहला कारण था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है उसको देख लेते हैं। हाइजेनबर्ग ने सबसे पहले क्या बताया कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता निकाली उसने, अधिकतम अनिश्चितता कैलकुलेट करने की कोशिश की। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कैसे निकाली, कैसे निकाली जाती है ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी तो देख लेते हैं। मान लो मैं ये कह दूं कि ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, पहले तो यही था ना 1932 से पहले कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, और मैंने इसे न्यूक्लियस माना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ तक रह सकता है? मान लो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये यहाँ है, इनके मध्य दूरी डिस्टेंस इतनी है, ये डिस्टेंस है इनके मध्य। अब मान लो मैं ये कहता हूँ कि इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, ये मैक्सिमम यहाँ हो सकता है, ये मैक्सिमम यहाँ हो सकता है। इसकी यहाँ से बाहर निकलते ही तो ये नाभिक से बाहर अपने आप ही चला जाएगा, तो नॉन एग्जिस्टेंस अपने आप ही हो गया। तो हमें तो क्या करना है, एग्जिस्टेंस दिखाने की कोशिश करनी है, क्योंकि 1932 से पहले तो एग्जिस्टेंस था। तो हमने मैक्सिमम एग्जिस्टेंस दिखाया कि मैक्सिमम एग्जिस्टेंस कहाँ हो सकता है न्यूक्लियस का। तो मान लो ये न्यूक्लियस का सेंटर पॉइंट था, इस सेंटर पॉइंट से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो है रेडियस के बराबर न्यूक्लियस के, तो ये वाली भी तो रेडियस के इक्वल ही होगी। तो अधिकतम कितना सेपरेशन हो सकता है, कितनी लोकेशंस पे ये दूर दूर रह सकते हैं, 2r डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता डेल्टा अक्स कितनी हो सकती है, 2r हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2r। तो स्थिति में अनिश्चितता हमें पता चल गई। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से हम ये जानते हैं पहले से ही कि अनिश्चितता सिद्धांत ये कहता है कि डेल्टा अक्स इंटू डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू एच कट। कितना होता है, नियरली इक्वल टू एच कट। कुछ बुक्स में आपको एच कट बाई 2 भी मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको एच कट भी मिलेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। एच कट लगभग बराबर होता है एच कट बाई 2 के। कैसे होता है, क्योंकि एच कट की पावर होती है 10 की पावर माइनस 34, इसकी भी होती है 10 की पावर माइनस 34 में लिमिट होती है। तो जब बाई 2 को करोगे 10 की पावर माइनस 34 में, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक माइन्यूट सा फर्क पड़ता है जो एकदम नेग्लिजिबल है। तो ये दोनों इक्वल कंडीशन को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो यहां से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी नियरली इक्वल टू एच कट हुआ। डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दी हमने 2r, 2r इंटू डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू एच कट। यहाँ से डेल्टा पी किसके बराबर आया, डेल्टा पी आया एच कट बाई 2r के।
ये वैल्यू बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी। अब देखो नाभिक की त्रिज्या हमें पता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमें पता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है फर्मी के ऑर्डर की, 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर रहता है नाभिक की त्रिज्या का। ठीक इसी तरह से एच कट की वैल्यू हम जानते हैं। एच कट की वैल्यू कितनी होती है? एच कट की वैल्यू होती है h/2 पाई, और 2 तो है ही, पाई का मान कितना होता है? 3.14। एच का मान हमें पता है, एच का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू होती है। तो जब इसमें इसका भाग दोगे तो ये वैल्यू कितनी बचेगी? ये वैल्यू बचेगी 1.034 सॉरी 1.054 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये लगभग इतनी वैल्यू बचने वाली है हमारे पास, ये इतनी वैल्यू बचेगी। तो देखो इतनी कम वैल्यू अगर हमारे पास बचती है तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं और आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं और पुट करके इसे काटने पीटने के बाद जो वैल्यू बचे मेरे पास, वो वैल्यू मेरे पास बचेगी डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू, कितना बचेगा? वो लगभग बचेगा 1.1 इंटू 10⁻⁻20। पी क्या है? पी है मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास डेल्टा पी की, जब मैं वो वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा मेरे पास डेल्टा पी का मान आ गया बच्चों। अब यहाँ से बहुत ही अच्छे से समझिएगा इस सिचुएशन को। यहाँ से आगे हमें क्या करना है? डेल्टा पी का मान, हम एक एनर्जी रिलेशन जानते हैं। देखो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम यूज करना है क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम था। अभी आपको ये बताया था पीछे वाली स्लाइड में। ये नोट ध्यान रखो, न्यूक्लियर फिजिक्स फॉलो करता है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को, और हर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में हर क्वांटम लॉज लगेंगे। और क्वांटम लॉज किसने डिफाइन किए थे? फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आइंस्टीन था। तो आइंस्टीन ये कहता है, क्या कहता है आइंस्टीन? आइंस्टीन ये कहता है कि यदि ऊर्जा और द्रव्यमान संबंध या फिर ऊर्जा संवेग संबंध से देखें, आइंस्टीन के ऊर्जा संवेग संबंध से आइंस्टीन का ऊर्जा संवेग संबंध क्या है? ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये है। जहां सी की वैल्यू क्या है? जहां सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी की वैल्यू है हमारे पास। अब देखो यहाँ से अगर मैं एनर्जी में चेंजेस देखना चाहता हूँ तो डेल्टा ई का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस पी में चेंजेस देखना चाहता हूँ डेल्टा पी का स्क्वायर कर दूंगा, सी में चेंजेस देखना चाहता हूँ, सी क्या चेंज हो सकता है? सी तो नियत वेग है, कभी बदलेगा ही नहीं। तो सी तो फिक्स वेलोसिटी है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m0 क्या है? m0 है स्टेबल पार्टिकल का मास। वो स्टेबल पार्टिकल का मास कभी चेंज नहीं होगा, वो m नॉट स्क्वायर ही रहेगा। c की पावर 4 की बात करें, c की पावर 4, c कांस्टेंट है तो ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। देखो यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, c की वैल्यू पता है तो c स्क्वायर की वैल्यू कर लेंगे, c की पावर 4 की वैल्यू भी आ जाएगी, m नॉट स्क्वायर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम दूरी पर कौन रह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो ये स्टेबल पार्टिकल है, वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है। तो m भी है, c भी है, p भी है, इन सब का मान पता है। तो e नहीं निकाल सकते क्या आप? e निकाल सकते हैं। जब ये कैलकुलेशन करेंगे हम e की, तो यहाँ से e की कैलकुलेशन करने पर हमें
ई का मान मिलता है। इसे हम इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। और फिर लिखते हैं समीकरण 2 में पुट इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 के अंदर क्या पुट करेंगे? समीकरण 2 में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ लाइट c, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नाभिक की त्रिज्या, और मोमेंटम डेल्टा p का मान रखकर हल करने पर टू सॉल्व द इक्वेशन 2 पुट ME, C, R एंड डेल्टा P वैल्यूज। जब उसे सॉल्व करने पर ऊर्जा का मान प्राप्त किया जा सकता है। वी विल डिफाइन द वैल्यू ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का मान प्राप्त किया जा सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना, ऊर्जा का मान प्राप्त किया जा सकता है। जब वो कैलकुलेशन कर लेंगे तो ऊर्जा का जो मान हमें मिलेगा कैलकुलेशन करने के बाद, वो ऊर्जा का मान लगभग होगा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट मिलने वाला है। अब समस्या क्या है? मिल जाए तो क्या समस्या है, ठीक है मिल जाओ, लेकिन नाभिक के अंदर ये देखा गया, नाभिक के अंदर क्या देखा गया कि जब बीटा डीके को रिप्रेजेंट किया गया न्यूक्लियस के लिए, तो बीटा डीके को जब नाभिक के लिए रिप्रेजेंट किया गया इन बीटा डीके प्रोसेस, इन बीटा डीके बीटा 6 के दौरान, इन बीटा डीके प्रोसेस बीटा 6 के दौरान क्या देखा गया? इस दौरान ये देखा गया कि नाभिक में जब हम कैलकुलेशन करते हैं नाभिक में इलेक्ट्रॉन के रहने की स्थिति, तो बीटा डीके के दौरान यह देखा गया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए अधिकतम 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा ही चाहिए। अगर उससे अतिरिक्त ऊर्जा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नाभिक के बाहर निकल जाएगा। अब ये तो 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो हम ये डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे हम ये इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर रहे थे कि ये मैक्सिमम नाभिक के अंदर रह सकता है, वो 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो तब तक तो रह सकता है, लेकिन जैसे ही उससे ज्यादा एनर्जी हो गई वो नाभिक को छोड़कर कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब बीटा डीके में हमने ये देखा कि बीटा डीके प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए अधिकतम 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है, और ये इतनी ही रख सकता है, रखना चाहिए। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर रहने के लिए तो इतनी होनी चाहिए, अब इसकी इतनी है, इसलिए ये क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा बाहर। इसलिए हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता। अतः हम कह सकते हैं रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिला हमें? यह रिजल्ट मिला हमें परिणाम क्या मिला? अतः हम कह सकते हैं, सो नाउ वी से, अतः हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं आप? इलेक्ट्रॉन नाभिक में
नहीं पाया जाता है। So we can say non-electron will not exist in the nucleus. नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहां से कंडीशन प्रूव हो जाती है, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमें पता चल गया। ठीक ऐसी स्थिति और भी है। ये तो हमने पहला पॉइंट लिया है, पहला पॉइंट लिया है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व बताया। ठीक ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। एक स्थिति और देखते हैं हम। पहला तो था हाइजेनबर्ग अनिश्चितता। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि यहां डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रोगली वेवलेंथ की सिचुएशन क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की स्थितियां क्या बनती हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कहती है लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। यही रिलेशन है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। अगर इस रिलेशन को इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन करना है, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं ये कहूंगा कि लेमडा जो है वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की होगी। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी, एस तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, अपॉन पी मोमेंटम है, ये इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक इसी तरह से फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए क्या होगा, लेमडा पी हो जाएगा, एस तो कांस्टेंट है, प्रोटॉन के लिए मोमेंटम। तो ये दोनों स्थितियां होने वाली हैं। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो यहां से कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं। क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं, वी कैलकुलेट द वेवलेंथ, जब हम कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ को, गणना करेंगे तरंग दैर्ध्य की, तब क्या निकल के आएगा, तब लेमडा ई ग्रेटर देन होगा किसके, 2r के, और या फिर लेमडा ई लेस देन होगा किसके, 2r के। या तो लेमडा ई ग्रेटर देन होगा या फिर लेमडा ई लेस देन होगा। जब हम ग्रेटर देन के लिए देखते हैं, या फिर देखो एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, एक बार प्रोटॉन के लिए देखेंगे, तो मैं रिजल्ट्स बता रहा हूं कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आता क्या है। जब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य 2r से बड़ी आती है, और प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य क्या आती है, प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य 2r से छोटी आती है। अब 2r क्या था, न्यूक्लियस का डायमीटर था। तो अगर वो 2r से बड़ा होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं रह पाएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं रह पाएगा इसका मतलब नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन द न्यूक्लियस। अतः यहां अतः नाभिक के अंदर, अतः नाभिक के अंदर अतः नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, अनस्तित्व है। और ये क्या कहता है कि इससे छोटा है, इसका मतलब अंदर ही होगा। अतः नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व नहीं है। सॉरी, इसमें क्या कहेंगे हम, नाभिक के अंदर प्रोटॉन का अस्तित्व है। अब प्रोटॉन का अस्तित्व है तो रिजल्ट क्या मिला हमें, देखो रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट वही मिला वापस,
अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जिसके आधार पर ये कैलकुलेट किया जा सकता था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता। एक आखिरी हिस्से की और बात करते हैं, तीसरे हिस्से की। तीसरा हिस्सा है मैग्नेटिक मोमेंट। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैग्नेटिक मोमेंट किस किस पार्टिकल के लिए कैसा कैसा होता है वो हम बता चुके हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों बुक्स में ये चलता है। थर्ड ईयर के सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी ये चलेगा। फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, ट्वेल्थ में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था। जब हम मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू को, देखो मैग्नेटिक मोमेंट को एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो म्यू जब हम प्रोटॉन के लिए देखेंगे, क्योंकि नाभिक में अनिस्तित्व और अस्तित्व ही देख रहे हैं, तो नाभिक में दो ही तो पार्टिकल थे 1932 से पहले, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हम अनअस्तित्व कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो प्रोटॉन का अनअस्तित्व होगा या इलेक्ट्रॉन का अनअस्तित्व होगा, यही तो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो म्यू पी का मान, म्यू का मान जो होता है वो होता है ई एच अपॉन 4 पाई एम। यहां भी ई एच अपॉन 4 पाई एम होगा, लेकिन यहां प्रोटॉन के लिए तो देखो चार्ज तो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का सेम ही होता है। एच भी कांस्टेंट वैल्यू है, प्लांक कांस्टेंट, वो भी फिक्स रहेगा, 4 भी फिक्स रहेगा, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन मास यहां तो प्रोटॉन का होगा और यहां इलेक्ट्रॉन का होगा। तो ये मास के कारण ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में लगभग 1000 का अंतर होता है, हजारों में अंतर होता है, लगभग 1837 का अंतर होता है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के आधार पर ये वेरी करते हों, तो इनकी स्थितियों को हम ये कह सकते हैं कि वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? वी नो। व्हाट विल यू नो? हम ये जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर 1000 गुना है तो मास ऑफ प्रोटॉन के नियरली इक्वल होता है। ये 1000 का मल्टीपल में होगा, जैसे 1.67 इंटू 10⁻30, 1.67 इंटू 10⁻27। मास ऑफ प्रोटॉन। अब जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो लगभग ये 1.6 ये 1 के लगभग होगा, ये 10 के लगभग होगा, तो 10⁻32 30 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 27 और 30 में लगभग 1000 का अंतर होगा, तो 1000 गुना होगा वो। तो जब इस मास की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम, इस मास की जब वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ से, तो पुट करेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी यहाँ पर, म्यू ई और म्यू पी की। तो म्यू ई बनेगा, म्यू ई इज नियरली इक्वल टू 1000 ऑफ म्यू पी। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो 1000 गुना इलेक्ट्रॉन का मास था वो अब 1000 गुना प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो ये जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण ये स्थिति बनी हमारे पास। अब ये जो तीसरी स्थिति बनी, इसके आधार पर हम ये क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है मैग्नेटिक मोमेंट का, ये इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्डर रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन
जब हम ऑब्जर्व डाटा देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का, ऑब्जर्व डाटा मतलब निकाला हुआ, ज्ञात किया हुआ, परंतु ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स क्या कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन होगा उस समय तक 1000 प्रोटॉन होंगे नाभिक के अंदर, जबकि एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में रहते हैं। तो अगर नाभिक के अंदर से चक्कर लगाते लगाते न्यूक्लियस के अंदर गिरेंगे तो सभी गिरेंगे, तो सभी गिरेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, तो उस समय 100 ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। तो 100 प्रोटॉन चक्कर लगा रहे होंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट कर रहे होंगे, उस समय तक 100 ही क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहे होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, उस समय 100 प्रोटॉन चक्कर लगा रहे होंगे। बट ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स डज नॉट मैच, डजंट मैच, मैच नहीं करते। कैलकुलेटेड फिगर से ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स क्या नहीं करते, मैच नहीं करते। अतः हम कह सकते हैं, फिर रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट यही होगा अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन को नहीं रहने के प्रूव करने के। तो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक यही तो था, हमारा टॉपिक था नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं हो सकता, पहला कारण तो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है, उसने ये प्रूव कर दिया, यहाँ पे उसने ये प्रूव कर दिया कि नहीं रह सकता, नहीं पाया जा सकता, प्रूव कर दिया। दूसरा दूसरा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसने भी ये प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, उसने भी ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता। तीसरा क्या किया, तीसरा मैग्नेटिक मोमेंट ने भी ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी इसने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, कि आप यहाँ नहीं रह सकते, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन महोदय को नाभिक से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर 1-2 साल छोड़कर, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये आपको पूरा आना चाहिए। आपको केवल ये पूछा जाएगा कि नाभिक के अंदर क्यों नहीं रह सकता, मैंने 3 कारण बताए हैं, आपको ये नहीं पूछेगा कि चुंबकीय आघूर्ण के कारण ही बताओ, आप कोई भी तीनों में से एक कारण बता के आ सकते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस का, ये कैसा क्लासिफिकेशन होने वाला है इसका। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिएगा।